अब एग्जाम्पल है, बैलेंस विथ बैंक माइनस शॉर्ट टर्म डिपॉजिट नॉट मोर देन 3 months और शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट 91 days। इसको हम कहेंगे लिक्विड एसेट्स। ट्रेजरी बिल्स भी हो सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी हो सकते हैं, कमर्शियल पेपर भी हो सकते हैं, ऑल मनी भी हो सकता है। देखिए ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपके इतने काम नहीं आए, लेकिन थ्योरेटिकली आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। यू मस्ट नो व्हाट इज इंक्लूडेड इन द कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हम करेंगे इसमें ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, कॉल मनी, इन्वेस्टमेंट एंड शेयर्स इसमें नहीं लिए जाएंगे। मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स हमने एक लॉजिकल एंड तक पहुंच गए हैं। अभी हम इसके बाद करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Starting with calculation of cash flows from operating, investing and financing activities. सबसे पहला हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। What is operating activity? It is the normal principal revenue producing activity. Whatever the business is there, whatever the company is earning from its business, whatever the business is, that is operating activity, or you can say business operation. Suppose a person is dealing in textiles, then textiles is main business. And if he has invested money in bank, that is not his main business. Suppose a company is a finance company. Finance company, let us say bank or small finance company, or it may be any other NBFC. So in their case, interest income will be main activity. Interest income will be from operating activity. But for other businesses, interest income will not be operating activity. It relates to the sale, purchase of goods, services, royalties, fees, commission, etc. So whatever the main business is there, that will be main or operations. Next comes investing activity. Whatever you are earning from your investment, what is your investment? Purchase and sale of long-term assets, such as land and building, equipment, plant and machinery. These are all investments. And these investments are not held for resale. So they are investments. Investments may be in other companies' shares, cash payment to acquire fixed assets, cash advances, loans to third parties, capitalized interest paid, cash payments to acquire shares, warrants, debt instruments of other companies. These are all investment activities. Cash receipts from sale of fixed assets, cash proceeds from sale of shares and warrants or debentures of other companies, they are cash receipts. What does it mean? Investment activity can be cash inflow, it can be cash outflow. What is inflow? From where cash is coming? कैश कहां से आएगा? जब आप फिक्स्ड एसेट्स बेच देंगे, दूसरी कंपनी के शेयर्स, वारंट्स, डिबेंचर उसको बेच देंगे, या आपने किसी को एडवांस दिया था, उससे पैसा आपको वापस मिल गया, ये सारा आपकी कैश रिसिप्ट्स हैं
जो रिसिप्ट्स होगी वो इनफ्लो में शो करेंगे। उसी तरीके से कैश पेमेंट्स फॉर फिक्स्ड एसेट्स, कैश एडवांस, आपने किसी को एडवांस दिया है, पैसा गया, आपने एसेट्स परचेज किए हैं, पैसा गया। सिंपल सी बात है, आप ये मान के चलिए पैसा आपके पास आ रहा है, वो आपके रिसिप्ट्स हैं, वो इनफ्लो ऑफ कैश है। पैसा आपका जा रहा है, पैसा आपने किसी को पेमेंट कर दिया, वो आउटफ्लो ऑफ कैश। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो, इनफ्लो इंक्रीजेस कैश, आउटफ्लो डिक्रीजेस कैश। Insurance proceeds for property involved in an accident, it is an investing cash flow. Rent received on land and building, this is also investment cash flow. जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया और प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पेमेंट दिया, आपने क्लेम किया, वो इंश्योरेंस क्लेम है, दैट इज एन एक्स्ट्रा, दैट इज नॉट ए बिजनेस आइटम। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, द थर्ड एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट इज फाइनेंसिंग। फाइनेंस का मतलब क्या है? आप कैसे फाइनेंस करते हैं, आप पूंजी कहां से जुटाते हैं, इसमें क्या क्या हम जोड़ेंगे? रिसिप्ट्स, कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ऑर्डिनरली ये तीन हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स, ये तीनों रिसिप्ट्स हैं। इसी तरीके से पेमेंट्स है, कैश पेमेंट्स ऑफ अमाउंट बोरोड, जो आपने पैसा लिया था, लोन लिया था, उसको वापस कर दिया। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया। बाईबैक, शेयर्स को बाईबैक किया, डिविडेंड्स को, ये सारा आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी में आउटफ्लो ऑफ कैश है। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू प्रिपेयर cash flow statement. And while preparing cash flow statement, we have two types. One is direct method, the other is indirect method. इसमें हमें ये देखना पड़ेगा डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड कौन सा पढ़ना है। हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए आप डायरेक्ट मेथड को इग्नोर कर सकते हैं। स्टडी हियर ओनली इनडायरेक्ट मेथड, एंड फॉर दिस पर्पज आई एम गिविंग यू द फॉर्मेट. You please look at the format carefully. After explaining the format, I will take some illustrations in small, then comprehensive illustration. Indirect method हम start कर सकते हैं net profit before income tax and extraordinary items. जो भी net profit हमारे को दिया है as per profit and loss account, income tax के पेमेंट करने से पहले और extraordinary items के पेमेंट करने से पहले. Then let us start with this. Cash from operating activity or cash flows from operating activity. देखिए फ्लोज में दोनों हो सकते हैं, इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। आउटफ्लो, इनफ्लो कहाँ से कैश आया, आउटफ्लो कहाँ कैश गया। इनफ्लो को मैं प्लस साइंस में दिखाऊंगा या नॉर्मल होगा, आउटफ्लो या तो माइनस साइन में दिखाएंगे या उसको ब्रैकेट में डाल देंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सबसे पहले आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट, जैसे मैंने ये दिखा रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये तीन क्रॉस जो भी फिगर होगा वो मिल जाएगा, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मिल जाएगा। इसके बाद वी हैव टू मेक एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स,
देखिए नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश का मतलब आपके एक्सपेंसेस हैं लेकिन इसमें आपकी कैश पेमेंट नहीं हो रही, या इनकम में शो कर रखा है लेकिन कैश नहीं आया। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। सबसे पहले आप क्या ऐड करेंगे? डेप्रिसिएशन। व्हाट इज दिस अमाउंट? डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। उस साल में आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में कितना डेप्रिसिएशन अमाउंट डाल रखा है। जैसे मान लीजिए पिछले साल आपका एसेट्स था 10 लाख रुपए का, अब है 9 लाख रुपए, इसका मतलब आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, वो यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। जो इंटेंजिबल एसेट्स है उनको हम राइट ऑफ करते हैं, अमोर्टाइज करते हैं। पिछले साल कुछ था, इस साल कम हो गया। मान लीजिए गुडविल है, पिछले साल 10,000 था, आपकी 8,000 है, तो हम लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ 2000। इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में गुडविल हमने 2000 से डेबिट किया। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, कितना डिस्काउंट? पिछले साल 50,000 था, अब हम उसको ये डिसाइड करते हैं 5 साल में उसको राइट अप करेंगे। इसका मतलब हर साल 10-10 हजार रुपए राइट अप करेंगे, वो आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स 10,000 रुपए। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। देखिए इस तीनों में हम क्या ले रहे हैं? गुडविल रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, और डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग। नेक्स्ट आइटम इज नॉन कैश आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद देखिए, जैसे फिक्स्ड एसेट्स बेचने पे नुकसान हुआ है, ऐसे फिक्स्ड एसेट्स बेचने में प्रॉफिट भी हो सकता है। दैट विल बी गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को ऐड करते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को माइनस करेंगे। इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में दिखा रखा है, कितना इंटरेस्ट मिला, कितना डिविडेंड मिला, लेकिन ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, उसको माइनस करेंगे। अब देखिए इसमें दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से, उसके बाद नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम को ऐड कर देंगे, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग गेन है उसको माइनस करेंगे, देन वी गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंज करने से पहले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आ जाएगा। इसमें एडजस्टमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आप ये समझ लीजिए, जो भी हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज है बैलेंस शीट, उसमें कितने चेंजेस हुआ उसका एडजस्टमेंट होगा। देखिए इसमें दो चीजें ऐड करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड करेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डेटर्स पिछले साल 20,000 थे, आपके 15,000 है, 5,000 रुपए डेटर्स कम हुए हैं। अगर डेटर्स 5,000 कम हुए हैं, इसका मतलब आपके पास पैसा आया है, ठीक है, करंट एसेट्स कम हो रहा है, इसका मतलब आपके पास पैसा आया। स्टॉक है, पहले 50,000 था, अब 40,000 है, कहाँ गया? आपने बेचा होगा, कैश आया है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स को ऐड करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड करेंगे। सिमिलरली इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस करेंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस करेंगे। इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंटरी, प्रीपेड एक्सपेंस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें इंटरेस्ट पेड, इनकम टैक्स पेड, जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया या इनकम टैक्स पे
किया उसको माइनस करेंगे। नेट ऑफ रिफंड, अगर रिफंड आया है उसको ऐड करते हैं, या इनकम टैक्स पे किया उसको माइनस करेंगे। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो भी आएगा सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें अगर फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया है, इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, ये कैश कम हो जाएगा, लेस कर देंगे। फिक्स्ड एसेट्स खरीदा है, सेल किया है, तो हमारे पास कैश आएगा, उसको ऐड कर देंगे। कैश फ्रॉम और यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट आता है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश आएगा प्लस होगा, कैश जाएगा माइनस होगा। इसमें प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर हमने शेयर कैपिटल इशू किया है उसके साथ पैसा आया है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम का भी पैसा है, उसको जोड़कर इसमें दिखाएंगे। नेक्स्ट इज प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएंगे। माइनस में क्या क्या आएगा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का पे किया। पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सब कैश आउटफ्लो है। तो सी में आएगा नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ए प्लस बी प्लस सी टोटल नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें जो बिगनिंग ऑफ द ईयर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था वो ऐड कर दीजिए, देन यू विल फाइंड नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। मान लीजिए एक साल में आपका 1 लाख रुपए कैश बढ़ा है और बिगनिंग में 10,000 रुपए था, तो 1 लाख जमा 10,000, 1,10,000 ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर आ जाएगा। ये आप अपनी जो बैलेंस शीट है उससे आप देख सकते हैं। Non-cash investing and financing activity such as purchase of building by issue of shares is shown as a separate note, वो हम अलग से दिखाएंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है ट्रीटमेंट ऑफ सम इम्पोर्टेंट आइटम्स। मैं ये चाहूंगा जो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं ये थोड़ा विजिबल भी बढ़िया नहीं है, थोड़ा प्रिंट इसका खराब है, इसको करने से पहले एक इलस्ट्रेशन में आपको समझा देता हूँ, उसके बाद स्पेशल आइटम्स को टेकअप करेंगे। ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल को आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये एग्जांपल को आप देख लीजिए एक बार। ये आपने देखा होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, द नेट इनकम रिपोर्टेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द करंट ईयर वाज 1,10,000। इसका मतलब जो इनकम स्टेटमेंट में हमारी इनकम है वो 1,10,000 रुपए है, और डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट्स वाज 44,000। 44,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। इसमें देखिए नेट इनकम 1,10,000 रुपए था, डेप्रिसिएशन 44,000। The balances of the current assets and current liabilities at the beginning and the end of the year. इसमें सबसे लेफ्ट हैंड साइड में ऑफ द ईयर है, राइट हैंड साइड में एंड ऑफ द ईयर है। कैश बैलेंस 1,40,000 था, बाद में 1,30,000। डेटर्स पहले 1,80,000 थे, बाद में 2 लाख हो गए। इन्वेंट्रीज 3 लाख था, 290 हुआ। प्रीपेड एक्सपेंस 16,000 था, 15,000 हुआ। अकाउंट्स पेबल 1,16,000 था, 1,02,000 हुआ। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें देखिए जब भी हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट क्या है,
1,10,000। उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 44,000 है डेप्रिसिएशन। अब इसका सॉल्यूशन को देखिए।